नमस्कार। बचपन से हमें यह सिखाया गया है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों ने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहकर हमें जिंदगी की हर एक खुशी दी है। परंतु आज के समय में बुजुर्गों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कुछ तो घर पर प्रताड़ित हो रहे हैं और कुछ घर से निकाले जाने के बाद वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ऐसे ही बुजुर्गों के सम्मानपूर्ण जिंदगी के लिए प्रत्येक वर्ष के 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज के इस विशेष अंक में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और बुजुर्गों के वर्तमान स्थिति से अवगत कराएंगे। इंसान जन्म लेता है, फिर जवान होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। लेकिन तब तक वो अपने जीवन में सफलता असफलता, सुख दुख के साथ अकेलापन जैसे विभिन्न पहलुओं से रूबरू हो चुका होता है, जिसके बाद उसके पास अनुभव की एक अमूल्य पूंजी जमा हो जाती है, जिसकी बदौलत वो किसी को भी जीवन की सही राह दिखला सकता है। घर के बुजुर्ग बच्चों के लिए वो छायादार पेड़ होते हैं जो पूरे परिवार के सदस्य को छाया प्रदान करते हैं। ये अपने अनुभव और स्नेह से आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर बुजुर्गजन भगवान का ही एक रूप होते हैं। जिस प्रकार तुलसी का पौधा छोटा होते हुए भी हमारे घर आंगन की शोभा बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार बुजुर्ग भी हमारे घर में तुलसी की ही तरह शोभा बढ़ाते हैं। ये बुजुर्ग अपने साथ वो ज्ञान लेकर चलते हैं जिसे सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। इसलिए घर पर बुजुर्गों का रहना बच्चों के लिए सौभाग्य की बात होती है। लेकिन अफसोस, आज के भौतिकवाद युग में बढ़ते एकल परिवार के सिद्धांत तथा नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन के कारण अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ परिवारों को छोड़ दें तो आज अधिकांश परिवारों में बुजुर्गों को भगवान तो क्या, इंसान का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। आज उन्हें उपेक्षित, बेसहारा और दयनीय स्थिति जीवन जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में सामाजिक संरचना में तेजी से बदलाव आया है। एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ने के साथ बुजुर्गों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। पहले जहां संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों को आदर और सुरक्षा मिलती थी, वहीं अब उन्हें अकेलापन, उपेक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तकनीकी युग में जहां युवा पीढ़ी व्यस्त होती जा रही है, वहीं बुजुर्गों की भावनात्मक और मानसिक जरूरतों की अनदेखी हो रही है, जिसके फलस्वरूप वृद्धजन की स्थिति बहुत ही दयनीय होती चली जा रही है। वृद्धजनों ने परिवार, देश और समाज को बहुत कुछ दिया होता है। हम अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का उपयोग कर सकते हैं। उनका अनुभव हमें सभ्यता, नैतिकता और धैर्य की सीख देता है, जिससे कि हम अपने जीवन काल में कम से कम गलतियां करते हुए तरक्की और खुशहाली की राह पर अग्रसर हो सकें। लेकिन इसके लिए सबसे पहले वृद्धों की उपेक्षा एवं उदासीनता की स्थितियों को समाप्त करना होगा। उन्हें पहले की तरह आदर, सम्मान और स्नेह के साथ अपने घर पर रखना होगा, जिससे कि उनके जीवन की पूरी वृद्धावस्था सुखमय और गरिमापूर्ण तरीके से बीते और वो अपने जीवन के संपूर्ण अनुभव को निसंकोच होकर हमें साझा कर सकें। विश्व में वृद्धजन के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के साथ उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने एवं उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा प्रत्येक वर्ष के 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जिसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। कहीं इसे अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, तो कहीं इसे अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो कहीं विश्व प्रौढ़ दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के नाम से मनाया जाता है। इस दिवस की आधिकारिक तौर पर घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के
पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के द्वारा किया गया था। वृद्धजन दिवस भले ही अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जानी जाती है, परंतु इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हर जगह एक समान है, जो कि संसार के वृद्धों और प्रौढ़ों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्याओं के बारे में जनमानस में जागरूकता फैलाना है, जिससे वृद्धावस्था से जुड़ी चुनौतियों, समस्या और अवसरों के संबंध में जन जागरूकता फैल सके। साथ ही चुनौतियों का सामना कर रहे वृद्धजनों की सहायता के लिए सामुदायिक संगठन, परिवार और सरकार को संगठित किया जा सके। आज विश्व में वृद्ध दिवस मनाने के पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य है कि लोग अपने बुजुर्गों के योगदान को न भूलें, उनकी अच्छी से देखभाल करें और उनको कभी अकेलापन महसूस न होने दें। हमारा भारत तो बुजुर्गों को भगवान के रूप में मानता है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम जैसे अवतारी पुरुष ने राजपाट त्याग कर वनों में विचरण किया था, जबकि माता पिता भक्त श्रवण कुमार ने अपने अंधे और बूढ़े माता पिता को कांवड़ में बैठाकर 4 धाम की यात्रा करवाई थी, जिसके कारण उनका यश युगों युगों तक फैला है। इन जैसे महान पुरुषों से सीख लेकर हमें भी अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उनको देवता तुल्य मानकर उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और जरूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वृद्धजनों के सम्मान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए परिवारजनों के साथ साथ पूरे समाज को भी इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सरकार ने अपने तरफ से पहल करते हुए इन बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम, अटल वयो अभ्युदय योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि जैसी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, जिससे वृद्धजनों को बहुत लाभ हो रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अब आयुष्मान भारत योजना में बदलाव करते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए तक का हेल्थ लाभ देना शुरू कर दिया है। इन योजनाओं से बुजुर्गों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी होंगी। साथ ही समाज में बुजुर्गों को दोबारा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। वहीं वृद्धजनों के प्रति आदर और सम्मान की भावना को बढ़ाने के लिए अनेक जागरूकता अभियान भी चलाए जाने चाहिए, जबकि बुजुर्गों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाने के लिए वृद्धाश्रम और ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे हमारे बुजुर्ग वृद्धावस्था में गरिमापूर्ण जिंदगी व्यतीत कर सके। इसके अलावा सरकार के द्वारा वृद्धजनों को घरेलू और बाहरी प्रताड़ना से सुरक्षित करने के लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कानून बनाया गया है। इसके तहत बुजुर्गों को प्रताड़ित करने पर कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। बुजुर्गों के गरिमामय जिंदगी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस गरिमा के साथ वृद्धावस्था की थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो कि हमें याद दिलाता है कि बुजुर्ग हमारे समाज का अनमोल हिस्सा हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और आशीर्वाद हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका जीवन सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वाभिमान से भरा हो। समाज, परिवार और सरकार तीनों को मिलकर यह जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हमारे बुजुर्ग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को गरिमापूर्ण तरीके से व्यतीत कर सकें, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 की थीम गरिमा के साथ वृद्धावस्था सार्थक साबित हो सके। नमस्कार, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के मौके पर हम आज बातचीत करेंगे बुजुर्गों की समस्याएं, उनके अधिकार और समाज को लेकर उनकी जिम्मेदारी जो निर्वहन किया उन्होंने, और एक बड़ा समय जो उनका अनुभव है उनको लेकर के किस प्रकार से समाज में उनके रचनात्मक जो है वो योगदान हम ले सकते हैं। इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अचिंत कपूर। आप रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, और अपने साथ हैं श्री गौरव प्रियदर्शी। आप रांची हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप दोनों से बातचीत करेंगे, विभिन्न कानूनी पहलुओं के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार से बुजुर्गों को अधिकार जो है वो संविधान ने हमारे प्रदत्त किए हैं और किस प्रकार की समस्याएं जो हैं वो आती हैं साथ में। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, डॉक्टर अचिंत कपूर जी से, कि
किस प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं समाज से बुज़ुर्गों की? एक बड़ा समय जो है वो 60-65 साल का समय जो है वो समाज को देते हैं। कहा जाए तो कई पीढ़ियों को गढ़ने में उनका जो है वो अहम योगदान होता है। लेकिन उम्र के जब एक पड़ाव पे आते हैं, कहते हैं कि उम्र के सांधे बेला में जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं से जो एकाकी परिवार का चलन जो है वो समाज में इन दिनों बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं से वो एकाकीपन झेलते हैं, कहीं ना कहीं से उनमें असुरक्षा की भावना भी घर कर जाती है। किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, क्या वो चाहते हैं? हम अपनी परिचर्चा में जो है वो इन सारे पहलुओं पे बातचीत करेंगे, मंथन करेंगे। डॉक्टर साहब, आप अपने अनुभव से हमें परिचित कराएं। नमस्कार, जोहार रांची दूरदर्शन के सभी दर्शकों को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1990 14 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके बाद हर साल 1 अक्टूबर 1991 से ये मनाने जाने लगा इंटरनेशनल ईयर फॉर एल्डरली पर्सन। जी, हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और बहुत देशों में छुट्टी भी की जाती है इसके लिए, और हर साल इसके लिए एक थीम दिया जाता है। इस बार का जो थीम है वो है एजिंग विथ डिग्निटी, माने गरिमा के साथ वृद्धावस्था को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो भारतवर्ष में भी ये माने बुज़ुर्गों पर ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो लॉन्जिविटी माने दीर्घायु जो था, माने पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, 1950 के दशक में लगभग 50 वर्ष का था, वो अभी बढ़कर लगभग 75 वर्ष का हो गया है। भारतवर्ष में आज़ादी के बाद 36 वर्ष का था और 2011 में जब गणना हुई थी तो 65-66 वर्ष की दीर्घायु थी, और वो लगातार उसमें निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो वृद्धावस्था आने के बाद आदमी जो है सबसे पहले जो है उसको सुरक्षा खोजता है। सुरक्षा के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो जैसे मैं तो सरकारी सेवा में था तो पेंशन वगैरह मिल रहा है, लेकिन सरकार जो है अभी सभी लोगों को, माने सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी सभी वर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, जिससे उनमें एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी आ रहा है, सुरक्षा की भावना आ रही है। दूसरा एस्पेक्ट है कि आप जो है हेल्थ केयर का, तो हेल्थ केयर जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ताकि बुज़ुर्ग जो होते हैं वो अपने हेल्थ को ध्यान में रख सके और आसानी से परामर्श भी किया जा सके। तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, पहले जो था, जैसा कि आपने कहा, पहले जो था न्यूक्लियर फैमिली नहीं था, पहले सभी लोग एक ही घर में रहते थे, बड़े बुजुर्ग सभी लोग एक साथ रहते थे, तब इस तरह का दिक्कत नहीं आती थी और रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा था, जो बुजुर्ग बोलते थे वही होता था। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली का चलन हो गया है, तो उस परिस्थिति में, और बच्चे भी लोग 1 या 2 मैक्सिमम कर रहे हैं, और बच्चे लोग मने अच्छे से जीवन यापन करने के लिए बाहर चले जाते हैं, कुछ लोग देश में दूर दूर रहते हैं, तो और प्राइवेट जॉब से तो उनके लिए हमेशा छुट्टी लेना पॉसिबल भी नहीं है। जब वो माने उनको जब उपलब्धता होती है तभी वो आ सकते हैं। तो उस परिस्थिति में आसपास के जो मित्रगण हैं उनका सहयोग है ना, और परामर्श बहुत अनुकूल है। और अब तो घर बैठे बहुत सारा काम हो पा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ बैंकिंग काम आप घर बैठे कर सकते हैं, घर में आप सामान भी मंगा सकते हैं, डॉक्टर का परामर्श भी ले सकते हैं। जैसे चूँकि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, तो आजकल जो है आफ्टर रिटायरमेंट ऑनलाइन टीचिंग का भी बहुत सारा माने उपलब्धता है हम लोगों के पास, जिसके चलते हम लोग ऑनलाइन टीचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कहने का मतलब बुजुर्ग लोगों को अपने आप को हमेशा जो है सो किसी न किसी कार्य में रखना चाहिए, और जो उन्होंने हासिल किया है इतने वर्षों में वो समाज के विभिन्न वर्गों को देना भी चाहिए उनको, ताकि जो छोटे बच्चे हैं या जो अभी जॉब कर रहे हैं तो उनको इसका जो है परामर्श मिल पाए। मतलब सोशली कनेक्शन जो है वो, उनका सामाजिक जुड़ाव जो है वो बने रहना चाहिए, उनकी रचनात्मकता जो है वो भी बनी रहनी चाहिए, और दिन प्रतिदिन का जो उनका अभ्यास है वह भी बने रहना चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं। गौरव जी, किस प्रकार से एक जो है वो अहम सवाल आता है कि किस प्रकार से कानून जो है, ये तो सारे प्रावधान हैं जो है वो जो बुज़ुर्गों के लिए जो है वो अपने देश में लागू किए जाते हैं, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान हों
या फिर उनके इलाज का प्रावधान हो। सामाजिक सुरक्षा से इतर कानूनी सुरक्षा जो है, जो बुज़ुर्गों को कई बार ये सुनने में आता है कि वो जो है वो वित्तीय तौर पे वो असुरक्षित होते हैं, उनके बच्चे जो है वो उनके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते और नाना प्रकार की चीज़ें आती हैं। कई बार ऐसी बातों से निराशा भी होती है, निराश होना स्वाभाविक भी है। कानूनी रूप से जो है, जो कानूनी कवच जो दिए गए हैं बुज़ुर्गों को, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 41 में स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो राज्य को दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 41 में कि जो ओल्ड एज पर्सन है, जो वृद्ध लोग हैं, उनका आपको खास ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहली चीज़ ये कि संविधान में ही आपको राज्य को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी वृद्ध हैं, वृद्ध का आपको ख्याल रखना है, उन पे ध्यान देना है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात आती है जो ओल्ड एज पर्सन्स के साथ, वो होती है भरण पोषण की, मेंटेनेंस की। क्योंकि जब एक उम्र जब वो अटेन कर लेते हैं तो उसके बाद वो अपना हो सकता है भरण पोषण ना कर सके, वो अपना ख्याल ना रख सकें फाइनेंशियली, क्योंकि वो उनकी आमदनी वैसी नहीं होती है या किसी तरह का भी कोई आय का स्रोत नहीं रहता है। तो उस सिचुएशन में उन लोगों को भरण पोषण या मेंटेनेंस के रिगार्डिंग पहले 2 डिवीज़न किए गए हैं। पहली चीज़ तो एक जो होता है जो आपका पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ में हमारे जो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956 है, उसके सेक्शन 20 में दिया गया है प्रावधान कि हर हिंदू बेटा हो या बेटी हो, उसको अपने जो एज्ड पेरेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं और इन्फर्म है, जो अपने आप को हो सकता है वो बुज़ुर्ग ना हो लेकिन वो इन्फर्म है, वो मतलब अपनी स्थिति में नहीं है कि वो अपना खुद से भरण पोषण कर सके या अपने आप को उनका जीवन यापन कर सकें, तो उस तौर पे वो आपको सेक्शन 20 में ये दिया गया है कि जो भी बेटे हैं, बेटी हैं और ख़ास करके जो आपकी मैरिड डॉटर हैं, शादीशुदा बेटियां हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने माताजी पिताजी का आपको भरण पोषण करना है, उनका ध्यान रखना है। और इसमें आपका जो मदर है, मदर की परिभाषा में स्टेप मदर का भी प्रोविज़न दिया गया है। साथ ही साथ जब हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपका माता पिता दोनों के बारे में मेंटेनेंस की बात की गई, भरण पोषण की बात की गई है। साथ ही साथ ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में, दादा दादी के भरण पोषण की भी बात की गई है। कुछ जो सेक्ट है मुस्लिम लॉ के, उसमें आपको माँ को ज़्यादा तवज्जो दी गई है रादर देन फादर को, लेकिन सिया लॉ में फादर और मदर दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है भरण पोषण के बारे में। जो भी इनकेपेबल है, इसमें ये नहीं दिखाया गया है कि उनकी उम्र जो है वो 60 साल से अधिक होनी चाहिए। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट है। पहली चीज़ ये है कि ओल्ड एज या फिर ओल्डर पर्सन का इंडिया में जो हम जिसको सीनियर सिटीज़न बोलते हैं, उसकी उम्र 60 साल रखी गई है, लेकिन विश्व में ये 65 साल है। मोस्टली जो भी सर्वेज होते हैं सीनियर सिटीज़न के रिगार्डिंग वर्ल्ड में वो 65 है, लेकिन हमारे देश में क्योंकि बहुत ज़्यादा आयु नहीं थी पहले भी, तो इस वजह से जब ये एक्ट सारे आए, 1956 का एक्ट था, तो इसलिए 60 वर्ष रखा गया और हमारे देश में 60 वर्ष के ऊपर जो भी हैं सीनियर सिटीज़न माना गया है उनको। तो ये तो बात हुई मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ में। साथ ही साथ जैसे क्रिश्चियन हैं हमारे यहाँ, पारसीज़ हैं, तो उनके अपने कोई पर्सनल लॉ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मेंटेनेंस के रिगार्डिंग लॉ नहीं है। पहले ये प्रोविज़न था सीआरपीसी के सेक्शन 125 में, और अब जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 144 में ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो भी आपके अगर एज्ड पेरेंट्स हैं तो आपको अपने मदर और फादर का आपको मेंटेनेंस देना है। ठीक है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, सन के ऊपर भी, डॉटर के ऊपर भी और मैरिड डॉटर के ऊपर भी ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये एक्ट था, सीआरपीसी थी, उसके बाद भी बहुत लोग नहीं जिम्मेदारी निभा रहे थे। और एक सबसे बड़ा समस्या ये था कि मानिए अगर कोई भी एक चाइल्डलेस पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन है, मानिए उसकी किसी तरह के भी बच्चे नहीं हैं, ना ही उसकी बेटा है ना बेटी है, तो अगर वो बूढ़ा हो चुका है या वो वृद्ध हो चुका है तो उसका भरण पोषण कैसे होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट आया जिसमें बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007।
ये एक्ट जो था, ये जो आपका एक्ट था, अधिनियम था, ये बहुत ही ब्रॉडर है। इसमें दो चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया इसके सेक्शन 2 में। पहली चीज़ ये है पेरेंट्स को डिफ़ाइन किया गया कि भाई पेरेंट्स में आपके माताजी, पिताजी एज वेल एज आपके ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, अडॉप्टिव पेरेंट्स भी आएंगे, स्टेप पेरेंट्स भी आएंगे, हर तरह के जो भी अब रिलेशन आप देख सकते हैं सारे कोई पेरेंट्स में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें जो चाइल्डलेस पेरेंट है या चाइल्डलेस ओल्ड एज पर्सन है, जिसके मानिए बेटा या बेटी नहीं है, उस केस में उसके जो रिलेटिव होंगे, जो रिलेटिव इनहेरिट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मेंटेनेंस की, भरण पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उस सीनियर सिटीज़न के रिगार्डिंग। और सेक्शन 4 में मेंटेनेंस के बारे में सारे प्रोविज़न दिए गए। सेक्शन 5 में आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो जिस तरह से मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 आया, उसके बाद चाहे आप पेरेंट हो, फादर हो, मदर हो, स्टेप फादर हो, स्टेप मदर हो, अडॉप्टिव फादर हो, या आप ग्रैंड पेरेंट्स हो, या आपके कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है या चाइल्ड नहीं है, उस केस में भी आपके रिलेटिव के ऊपर ये जिम्मेदारी है आपके भरण पोषण की। और मेंटेनेंस को डिफ़ाइन किया गया सेक्शन 2 में ये बताते हुए कि मेंटेनेंस क्या क्या चीज़ों में आपको करना है। मेंटेनेंस सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक हुई फूडिंग और शेल्टर की बात की गई है, हेल्थ केयर अटेंडेंस की बात की गई, ट्रीटमेंट की बात की गई। मतलब सारे एस्पेक्ट्स को लिया गया है कि आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट देना है या फिर एक मनी की बात है, आपको विभिन्न एस्पेक्ट्स पे उनको मेंटेन करना है। तो जो ये एक्ट आया और उसके बाद जितने भी रिसेंट जजमेंट्स आए हैं, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स है, और जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, आज हम जैसे देखते हैं अंत्योदय स्कीम है, अन्नपूर्णा स्कीम है, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अच्छे स्कीम अंत्योदय और अन्नपूर्णा, जिससे कोई भी वृद्ध इंसान जो है वो आज के डेट में मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस से, सोशल सिक्योरिटी से वंचित नहीं है, किसी तरह से भी वो भूखा नहीं है, किसी तरह से भी वो मतलब वो डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बातचीत की ये गौरव जी ने, इन्होंने बताया कानूनी प्रावधान के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के स्कीम्स ढेर सारे हैं, लेकिन सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है। आपके जो मतलब साथ में काम करने वाले जो सहकर्मी होंगे, कई बार जो है वो ऐसे अनुभव आते हैं समाज के भीतर में, और जब हमारी बातचीत होती है मनोवैज्ञानिकों से, तो उनके पास कई सारे ऐसे केसेज आते हैं जो अकेलापन जो है वो फील करते हैं, वो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते। कई बार जो है वो अति होकर के वो बहुत मतलब ऐसे भी कदम उठा लेते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से अपने आप को भावनात्मक तौर पे मजबूत करना चाहिए? जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कंसेप्ट आया और बच्चे लोग दूर दूर रहने लगे, और थोड़ा सा मतलब खाली डिग्निटी माने गरिमा नहीं है, इज्जत से जीना भी हर व्यक्ति चाहता है। तो आजकल जो आप देख रहे हैं सभी जगहों पर ओल्ड एज होम वगैरह बनाया जा रहा है, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनाया जा रहा है कि असुरक्षा की भावना जो है या भावनात्मक जो आपने बात किया, उसके चलते वो ऐसे जगह पे रहना चाहते हैं जहाँ पे उनको लगे कि नहीं हमारे साथ हमारे ही तरह के लोग काफ़ी लोग हैं जिससे वो अपनी बातों को रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो और जगह नहीं कर पा रहे थे तो ओल्ड एज होम में जा कर के वो कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा रूप में यह प्रचलित हो रहा है। ओल्ड एज होम का हर जगह आप देखिएगा ये जो है बन रहा है, लोग जा कर के वहाँ निवास भी कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको सुरक्षा भी मिल रही है और साथ साथ वो अपनी बातों को रख भी पा रहे हैं। दूसरी बात है, जैसा कि वकील साहब ने कहा कि मैंने गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम है। एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है हाल में जो है लागू किया है, 70 साल से जिनका भी अधिक उम्र हो चुका है, किसी भी तरह के हो, कितना भी वो कमाते हो, सभी को 5 लाख तक का वो अपना जो है मेडिकल जो है जांच वगैरह करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। इंश्योरेंस जो है उसको जो है सो वहन करेगा। तो कहने का मतलब कि गवर्नमेंट के लेवल से भी बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं जिससे पहले जो असुरक्षा की भावना थी, पहले तो पता ही नहीं चल पाता था, इसलिए तो लॉन्जिविटी काफ़ी बढ़ रही है।
तो मैंने इसके चलते जो है मैंने आदमी की लॉन्जेविटी भी बढ़ रही है और सुरक्षा की भावना भी आ रही है, और साथ साथ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो इन सब उसको देख करके हम लोग देख रहे हैं कि मैंने ठीक है, मैंने भावनात्मक जो आपने कहा उस दृष्टि से मैंने हो सकता है अभी हल उतना नहीं निकल पाया हो, लेकिन आने वाले दिनों में हमको लगता है कि उसका भी हल ज़रूर निकलेगा और लोग बेहतर स्थिति में अपने आप को पाएंगे। क्योंकि खाली बाल बच्चे, मैंने अपना बेटा बेटी ही नहीं है, उसके अलावा भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आपको सहायता देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दे भी रहे हैं और देते भी रहेंगे। तो आने वाले दिनों में हम लोग अपेक्षा करते हैं कि और भी बेहतर परिस्थिति ओल्ड पर्सन्स के लिए हो, देश में भी और विदेश में भी। गौरव जी, जो जिस तरीके के कानूनी प्रावधान हैं बुज़ुर्गों के लिए, तो ख़ासतौर पे ये प्रावधान तो हैं, इसको लेकर के जागरूकता जो है वो किस प्रकार से फैलाई जा सकती है इन लोगों के बीच में कि वो अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक हों, कहीं भी उनको लगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वे सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपनी समस्या रख सकें, उसका निदान निकाला जा सके। जी, देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट DLSA होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, और स्टेट लेवल पे भी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है। वो इस तरह के आपके अवेयरनेस प्रोग्राम काफ़ी फैलाती है और बताती है, अवेयरनेस फैलाती है लोगों के बीच में, बुज़ुर्गों के बीच में। पहले तो अगर आप ये देखते हैं कि ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात की जाए तो ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बारे में भी जानकारी नहीं बहुत बुज़ुर्गों को होती है, या कहीं ना कहीं वो जो एक गैप है स्टेट के साथ उनका इंट्रैक्शन का, वो लोगों को नहीं पता रहता है। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह के स्कीम्स चला रही है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस स्कीम्स चला रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर किसी तरह की भी जैसे हम लोग इस साल का जो थीम है एजिंग विथ डिग्निटी, तो अगर किसी तरह की भी कोई भी इस तरह अप्रिय घटना होती है जिससे उनकी डिग्निटी को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो सरकार उसमें त्वरित उसमें कार्रवाई करती है। जो भी उसमें गलत होते हैं उनको दंडित किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा दूरदर्शन के माध्यम से कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी वृद्ध हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो उनको ये समझना है कि वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। उन्होंने समाज को बहुत दिया है, समाज को अपना समय दिया है, अपना अनुभव दिया है, देश को विकास दिया है, और जो राज्य है, जो आपका सरकार है, जो देश है, वो भी आपके साथ खड़ा है। और जो भी इंस्टीट्यूशंस वो बना रहा है, जो भी स्कीम्स आपके बना रहा है, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करें। और अगर किसी तरह से भी अगर आपके कोई भी बेटे हैं, बेटी हैं, और अगर आपके साथ उस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या आपको वो भरण पोषण नहीं दे रहे हैं, या वो प्यार सद्भाव नहीं दे रहे हैं, तो आप न्यायालय में आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपका अधिकार है, सरकार ने, राज्य ने आपको इस अधिकार दिए हैं, आपका अधिनियम बना है, तो आप उसका उपयोग करें। और साथ ही साथ अभी बहुत ही वृद्धि हुई है जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी मतलब अछूता नहीं रहा है। जो भी स्कीम्स चल रहे हैं सारे स्कीम्स में लोग कवर हो रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ाने की और आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आज मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो इससे अवेयरनेस बढ़ेगा धीरे धीरे। हाँ, जाहिर तौर पे हर व्यक्ति को एक बार जो है वो उस उम्र के उस पड़ाव पे आना है जब वो बुज़ुर्ग कहे जाएंगे, और जो प्रयास है सरकार का, जो संस्थागत प्रयास है बुज़ुर्गों को जो है वो पूरे अधिकार के साथ, पूरे सम्मान के साथ जीवन यापन का, ये हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी जो है वो मदद करें, सम्मानपूर्वक जीवन यापन में वो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। अंतर्राष्ट्रीय बुज़ुर्ग दिवस पर जो है वो तमाम जो हमारे देश के बुज़ुर्ग हैं उनको दूरदर्शन की तरफ से शुभकामनाएं। आप सब आए, हमने समय दिया दूरदर्शन को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।